आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। अब जैसे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा कि IUCN के अकॉर्डिंग कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है यहाँ ऑन द प्लैनेट अर्थ। अभी तक जितने भी डिस्कवर्ड है और डिस्क्राइब्ड है वो 1.7 to 1.8 मिलियन है। ऐसे और भी चांसेस है कि और भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन जो डिस्क्राइब्ड और डिस्कवर्ड है अभी इतने हैं। ठीक है, तो इन अब एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना तो पॉसिबल है नहीं, मतलब हमारा स्टडी सिस्टम बहुत ही वास्ट हो जाएगा अगर हमने एक एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े तब। तो इसलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट था। प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो है वो तो लिनियस ने स्टार्ट किया था, कार्लस लिनियस ने। मतलब इन्होंने हमें क्लासिफिकेशन करने का प्रॉपर तरीका दिखाया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब लिनियस ने क्लासिफिकेशन नहीं किया था उसके पहले क्लासिफाई नहीं करते थे ह्यूमंस तो अपनी नीड के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे। जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिसिन के लिए ये सारे ऑर्गेनिजम्स को ऐसे रख देते थे, पर ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। तो जो पहला साइंटिफिक मेथड यूज करके, मतलब कोई चीज अगर साइंटिफिकली हम देख रहे हैं, ऐसा क्लासिफिकेशन पहला करने वाला इंसान कौन था? एरिस्टोटल। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बोर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ओन यूज, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिसिन। ये पुराने टाइप का क्लासिफिकेशन था और ये साइंटिफिक नहीं था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट साइंटिफिक attempt for classification was performed by Aristotle। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस क्लासिफिकेशन में जो है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो होता है कि इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड है, इसमें वो चीज नहीं देखी गई। इसमें बस मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर देख के ऑर्गेनिजम्स का उसके बाद क्लासिफाई किया गया है। जैसे प्लांट्स को किया गया था ट्री, श्रब, हर्ब्स। एनिमल्स को किया गया था कि किन एनिमल्स में आरबीसी प्रेजेंट है, किन एनिमल्स में आरबीसी एब्सेंट है। तो जिनमें आरबीसी प्रेजेंट था उन एनिमल्स को बोला गया इनाइमा, और दूसरे एनिमल्स को बोला गया जिसमें आरबीसी एब्सेंट था अनाइमा। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पहले देखा कि किसने पढ़ाया था? एरिस्टोटल ने। क्लासिफिकेशन करने का सिस्टम किसने बताया? एरिस्टोटल ने। दूसरा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आते हैं हमारे कार्लस लिनियस का क्लासिफिकेशन। कार्लस लिनियस का क्लासिफिकेशन को भी हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं थी। ठीक है, एक तो ये कोई प्रॉपर मेथड की क्लासिफिकेशन थी नहीं, लेकिन फिर भी हम कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, मतलब फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि जो हायरार्कियल सिस्टम हमने पढ़ा था हमारे लिविंग वर्ल्ड में, जो कि क्लासिफिकेशन का पैटर्न है, ठीक है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, जो ऐसे हम ये ऑर्डर में जैसे हम पढ़ते हैं ना, वो पढ़ने का सिस्टम किसने बताया था हमें? लिनियस ने बताया था। स्पीशीज के नाम देने नोमेनक्लेचर किसने बताया था? लिनियस ने बताया था। ठीक है, तो इसीलिए हम भले ही इन्होंने प्रॉपर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं सिखाया था, लेकिन फिर भी हम इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने तरीका सिखाया था हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद तो भले ही लोगों ने बोला कि नहीं, बैक्टीरिया प्लांट में नहीं आना चाहिए, एनिमल में, मतलब एनिमल में भी नहीं जाना चाहिए, और भी डिटेल मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए, तो ये सब भले ही था, लेकिन ये सिस्टम स्टार्ट किसने किया था? लिनियस ने। इसीलिए इन्हें तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल वाला भी था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि उसमें भी प्लांट्स को देखा गया था ट्री, श्रब, हर्ब्स, और एनिमल्स को देखा गया था एनाइमा और एनाइमा में। इसमें अब हम देख लेते हैं लिनियस का क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। मतलब जिन भी ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल है उनने कहा कि वो प्लांट है। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं है उनको कह दिया वो सब एनिमल्स है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, और उसका जो सेल वॉल होता है, सेल वाले चैप्टर में हमने देखा था कि इसका जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? कोई और चीज से बनी होती है। ठीक है, कंपोनेंट्स अलग है। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसका कंपोनेंट अलग है, फंजाई जो है उसका कंपोनेंट अलग है, और इनका सब जो सेल वॉल है उनका कंपोनेंट अलग है, और इनमें तो सेल वॉल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन तो इन्होंने क्या किया था कि प्लांट्स को किसमें क्लासिफाई कर दिया था? जिनके पास भी सेल वॉल है, एनिमल्स जिसके पास सेल वॉल नहीं है। तो प्लांटे में इनने किसको रखा?
बैक्टीरिया को रख दिया, फंगस को रख दिया, एल्गे रख दिया, ब्रायोफाइटा, टेरिफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तो सही है, लेकिन इनने बैक्टीरिया और फंजाई को रखा, ये सही था क्या? नहीं सही था। क्यों नहीं सही था? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? ये प्रोकैरियोट्स होते हैं और ये सारे जो है ये यूकैरियोट्स हैं। अब ठीक है, और जो एनिमल्स है ये तो इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन जो है ये यूकैरियोट तो है लेकिन यूनिसेल्युलर है, तो इन्हें क्लासिफाई सही से नहीं कर पाए थे। तो ड्रॉबैक्स क्या क्या हो गए? इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं किया बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ये सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, ये जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, तो डिफरेंशिएट कर पाए? नहीं कर पाए। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स है और ये सारे जो है वो यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट्स है। और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में भी नहीं दे पाए थे। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे ना यूग्लेना को डाल दिया, यूग्लेना एक प्रोटोजोन है, ठीक है, सॉरी यूग्लेना जो है वो एक प्रोटिस्टा है। तो जो यूग्लेना है, अब इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, तो सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से इनने डाल दिया इसको एनिमल में, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर पाता है, तो ये भी क्लासिफिकेशन सही नहीं थी। ठीक है, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। अब क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, उनमें जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सबको एक साथ रख दिया था और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी एक साथ रख दिया था। तो इसको अब क्लासिफिकेशन सिस्टम को और डिटेल तरीके से करने की जरूरत थी। तो क्या हुआ, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि हेकेल ने दिया था। इनने क्या किया, प्लांटे और एनिमेलिया को तो रखा, लेकिन प्लांटे में से जो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स और एनिमेलिया में से जो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स थे, इनको बाहर निकाल के एक नया किंगडम बना दिया। क्या? किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स और यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स दोनों थे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया था जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था। ठीक है, फिर आया हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो कोपलैंड ने दिया था। इनने क्या किया, अब ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, उसके पास न्यूक्लियोसोम नहीं है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ कैसे रख सकते हैं? ठीक है, तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया, कोपलैंड ने यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को कर दिया कि ये प्रोटिस्टा है, एडवांस किंगडम है थोड़ा, और मोनेरा जो है वो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स के लिए रख दिया। ठीक है, तो मोनेरा में कौन आ गया हमारे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे, बैक्टीरिया, मतलब मोनेरा ग्रुप में पूरे बैक्टीरिया को रख दिया गया। ठीक है, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा गया। पर अब भी इस क्लासिफिकेशन में प्लांटे किंगडम में किसको रखा गया है, फंजाई को। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल है। बोला गया कि एक तो ये यूकैरियोट भी है, ये दोनों यूनिसेल्युलर है, ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इसके पास सेल वॉल है, तो इसको रख दिया प्लांटे में। ठीक है, लेकिन प्लांट जो होता है वो तो अपना खाना खुद बनाता है और फंजाई जो वो हेटेरोट्रॉपिक होता है, वो तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या किया गया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया, जो किसने दिया था, आर एच विटेकर ने। हमेशा हम ये वाला पढ़ते हैं। ठीक है, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस क्या हो गया फिर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि प्लांट जो होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, फंजाई जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। ठीक है, तो इसका सेल वॉल का कॉम्पोजिशन भी अलग है और इसका सेल वॉल का कॉम्पोजिशन भी अलग है, तो इस बेसिस पे, लेकिन मेन बेसिस क्या हो गया, फंजाई को। चलो अगर हम एक तरीके से देखते हैं कि हम सेल वॉल का कॉम्पोजिशन को कुछ भी रहे तो हम रख सकते थे, ठीक है, लेकिन मेन बेसिस क्या है, इसमें प्लांटे में कैसे रख सकते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को, इसीलिए इसका मेन बेसिस क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और भी चीजें थी लेकिन मेन क्या था, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से ये किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को हम एक एक कैरेक्टर्स के बेसिस पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या थे किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो पहला कैरेक्टर जो हम लेंगे वो होगा सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो है मोस्टली किसमें हम जानते हैं कि सेल वॉल होता है, प्लांट्स में। तो प्लांट्स के सेल वॉल में ही इन सबको रख दिया था जिनके पास भी सेल वॉल था। ठीक है, और प्लांट का सेल वॉल किससे बना है, सेल्यूलोज से बना है। अब प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज है तो सेल्यूलोज को बेस मान के चलना अब हर जगह पे। ठीक है, सेल वॉल जो है मोनेरा में किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। सेल्यूलोज से बनी है क्या, नहीं बनी है, हम बोलेंगे नॉन सेल्यूलोजिक है।
क्या जरूरी था बोलना कि ये सेल्यूलोजिक है या नॉन सेल्यूलोजिक है? डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं कि ये पेप्टिडोग्लाइकन है। ये बोलना इसलिए जरूरी था, इसमें भी बोलेंगे हम और इसमें भी बोलेंगे कि ये नॉन सेल्यूलोजिक है या सेल्यूलोजिक है, क्योंकि हमने इनको किस बेसिस पे ही रखा था कि प्लांट किंगडम में सेल वॉल पे। तो जो भी प्लांट के पास है सेल्यूलोज है, अब जिनके पास सेल्यूलोज नहीं होगा ना उसको हम बोलेंगे नॉन सेल्यूलोजिक है। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया आते हैं, मतलब किंगडम मोनेरा तो भरा ही पूरा बैक्टीरिया से है, क्योंकि किंगडम मोनेरा में जितने भी सारे बैक्टीरिया जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सेल वॉल किससे बना है? पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन वर्ड तोड़ेंगे, प्रोटीन और शुगर। ठीक है, पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन मतलब शुगर। कौन सा शुगर से बना है ये? नैग और नैम से। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नैग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नैम। ठीक है, अब आ गया, ये हो गया हमारा मोनेरा, सारे बैक्टीरिया है इसमें। प्रोटिस्टा में लिखा है कि अगर प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, ये कहने का ही मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा किंगडम में है सबके पास सेल वॉल है क्या? नहीं, सबके पास सेल वॉल नहीं है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि नहीं, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो किससे बना होगा? सेल्यूलोज से। जैसे इसमें क्यों कहा गया है, जैसे जो ऑर्गेनिज्म सेल वॉल से बने, एक एग्जांपल लिया इन्होंने डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो है इसके पास सेल वॉल है और वो सेल वॉल किससे बना है? सेल्यूलोज से बना है। लेकिन इसमें और भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होता, जैसे यूग्लेना। ठीक है, यूग्लेना जो है इसके पास सेल वॉल नहीं है, तो जरूरी किसी के पास सेल वॉल होगा जो प्रोटिस्टा किंगडम में है। अगर प्रेजेंट है तो सेल्यूलोज से बना है, अगर नहीं प्रेजेंट है तब तो है ही नहीं। तो यूग्लेना जो है इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। और इसमें एक और एग्जांपल आता है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में भी सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, फिर क्यों रखा गया इसको इस किंगडम में? क्योंकि प्रोटिस्टा का मेन बेसिस क्या था? जो भी ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर होंगे और जो भी ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होंगे, भले उनके पास सेल वॉल हो या सेल वॉल ना हो, भले फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हो या ना करते हो, लेकिन उनको हम रख देंगे प्रोटिस्टा किंगडम में। किस बेसिस पे? यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट्स के बेसिस पे। तो प्रोटिस्टा किंगडम में अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल है तो वो किससे बना है? सेल्यूलोज से बना है। तीसरा किंगडम आता है हमारा फंजाई। फंजाई किंगडम में फंगस के पास होता है सेल वॉल, लेकिन इसका जो सेल वॉल होता है वो भी सेल्यूलोज से नहीं बना होता है। ठीक है, इसका सेल वॉल किससे बना होता है? नैग से बना होता है। इसमें नैम नहीं होता, इसमें सिर्फ नैग होता है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। नैम जो है इसमें एब्सेंट है। प्लांट्स जो है उसके पास सेल वॉल है, किससे बना है? सेल्यूलोज से। और एनिमल्स के पास सेल वॉल एब्सेंट है। इसका जो सेल टाइप है मोनेरा का वो कैसा है? प्रोकैरियोट्स। और ये जो है ये सारे यूकैरियोटिक है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होगा क्या? नहीं होगा, तो मोनेरा में वेल डिफाइंड नहीं है। बाकी सारे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? इसकी सेलुलर बॉडी है, यूनिसेल्युलर ही तो है ये, और प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्युलर है। ये मल्टी सेल्युलर है, जो फंजाई है वो मल्टी सेल्युलर है, तो इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? मल्टी सेल्युलर है। ये भी मल्टी सेल्युलर है, ये भी मल्टी सेल्युलर है। लेकिन ये मल्टी सेल्युलर है मतलब ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, और बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू तो इसके प्लांट के बॉडी में भी दिख रहा है हमें, और हमें एनिमल की बॉडी में भी दिख रहा है। लेकिन इसका जो टिश्यू होता है, अब जैसे कैसे होता है, ये वाला एक्सप्लेनेशन में यहाँ दे रही हूँ, ये वाला एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रही हूँ। तो इसका जो सेल है कैसा रहेगा कि जनरली कैसे रहना चाहिए? सेल्स को ऐसे आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। और कनेक्शन को हमने सेल में क्या बोला था कि दो सेल्स जब कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे ऐसे गैप्स होते हैं, है ना, यहाँ पे ऐसे होल्स होते हैं सेल टू सेल में ट्रांसपोर्ट होने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये फंजाई में क्या होता है ना कि ये जो सेल है, सेल के यहाँ पे कोई ऐसी होल ही नहीं होती है, बस सेल एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फ्लो ऑफ कुछ भी यहाँ पे अंदर होता नहीं है। किसमें? फंजाई में। तो ये मल्टी सेल्युलर है पर लूज टिश्यू है, इसमें कोई प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है। ठीक है, होगा भी तो बहुत ही छोटे छोटे होल्स होंगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे होल्स होंगे जो कि ना के बराबर है। प्लांट में क्या होता है? टिश्यू से, ये सेल से बना है, सेल्स मिला के क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू मिला के बना देते हैं हमारे ऑर्गन, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम देखेंगे हम। ठीक है, एनिमल्स में हम तो देख ही रहे टिश्यू है हमारे पास, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, मतलब
टिश्यू से तो हम बने ही है, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना देते हैं, और बहुत सारे टिश्यू जब साथ में आते हैं तो वो ऑर्गन बना देते हैं। मतलब हार्ट जो है, हार्ट के ऊपर ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक ही टाइप का टिश्यू होगा, नहीं, बहुत सारे टाइप का होगा। यहाँ तक कि हमारे स्किन में भी एक ही टाइप का टिश्यू नहीं है, बहुत सारा टिश्यू एक साथ मिलकर ये ऑर्गन बना रहा है, इतना बड़ा ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मतलब हो गया कि किडनी और हार्ट का क्या रिलेशन है, ये सारा ऑर्गन एक साथ कैसे काम कर रहा है, तो वो हो गया हमारा ऑर्गन सिस्टम। तो ये हो जाता है हमारा एनिमल्स में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा किंगडम में जो बैक्टीरियाज है, कुछ बैक्टीरियाज के पास फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी होती है, कुछ के पास नहीं होती है। तो जो जिन बैक्टीरियाज के पास फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी होती है उसको हम बोल देते हैं ऑटोट्रोपिक, और जिनके पास नहीं होती है, दूसरा खाना खाते हैं, वो हेटेरोट्रोपिक। प्रोटिस्टा में क्या होता है, ऑटोट्रोपिक कुछ होते हैं क्योंकि इसमें तो सारे यूकैरियोट्स भरे हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, सेल वॉल हो ना हो, क्लोरोफिल हो ना हो, सब भर गए इसमें, यूनिसेल्युलर होंगे और यूकैरियोट्स होंगे। तो ऑटोट्रोपिक है, जैसे यूग्लेना, ये अपना खाना खुद बना लेता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है, और प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, यूग्लेना को बोलते हैं कि यूग्लेना जो क्लास का है प्रोटिस्टा, इसी से प्लांट किंगडम इवॉल्व हुआ है, और जो प्रोटोजोन किंगडम है इसी से इवॉल्व हुआ हमारा एनिमल किंगडम, इसीलिए प्रोटोजोन को एनिमल में रख दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फंजाई। फंजाई जो होता है वो हेटेरोट्रोपिक होता है, ये दूसरा खाना तो खाता है, लेकिन कैसे खाता है, सैप्रोफाइटिक होता है। ये सैप्रोफाइटिक मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे बैठेगा या फिर कहीं पे भी बैठेगा और वहां से ये न्यूट्रिएंट्स को सक करेगा अपने अंदर। ठीक है, तो ये हो गया सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक मतलब होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार के खाने वाले भी फंगस होते हैं। तो सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक में ये डिफरेंस है। प्लांट जो होता है ये तो अपना खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रोपिक। एनिमेलिया जो है वो हेटेरोट्रोपिक होता है। हेटेरोट्रोपिक में भी ये कैसा होता है, एक तो होता है सैप्रोफाइटिक, जैसे ये फंगस का था कि किसी ऑर्गेनिज्म पे बैठा और न्यूट्रिएंट सक कर रहा है। ठीक है, दूसरा सिस्टम होता है होलोजोइक सिस्टम। होलोजोइक सिस्टम में क्या होता है ना कि पहले खाना इंजेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम दाल राइस खाते हैं। ठीक है, तो दाल राइस जैसे खाना पूरा एक चीज हमने इंजेस्ट किया, उसके बाद उसका न्यूट्रिएंट्स तोड़ के एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा बॉडी। ठीक है, पहले इंजेस्ट कर रहा है, खाना खा रहे हैं पहले, उसके बाद फिर डाइजेस्ट कर रहे हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, तोड़ना और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने वाला काम। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, होलोजोइक। किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसका क्राइटेरिया क्या था, देखो मेन बेसिस तो था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन उसके अलावा क्या था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट से यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, रिप्रोडक्शन किस टाइप का है, सेक्सुअल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेन बेसिस था इसका, और फाइलोजेनेटिक ये इवोल्यूशन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से इसको रखा गया था। अब क्या है ना, ये तो दिया था आर एच विटेकर ने और ना मानते भी इसको ही है, लेकिन कार्लवुस ने क्या बोला था कि कार्लवुस ने क्या दिया था, 3 डोमेन सिस्टम दिया था, 6 किंगडम कर दिया था। जो मोनेरा किंगडम थी, मोनेरा किंगडम में क्या आता था, सारा बैक्टीरिया आता था। ठीक है, सारा बैक्टीरिया आता था मोनेरा किंगडम में। अब मोनेरा किंगडम में ना 2 टाइप के बैक्टीरिया थे, एक आर्के बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब कार्लवुस ने क्या देखा कि ये जो आर्के बैक्टीरिया है ना, इसके बहुत सारे फीचर्स जो है वो इन वाले किंगडम से मैच होती है। ठीक है, इन वाले किंगडम से मैच होती है। तो इनने क्या किया, मोनेरा किंगडम को डिवाइड कर दिया आर्के और बैक्टीरिया में। ठीक है, और बाकी जितने भी थे, ये पहला डोमेन, ये दूसरा डोमेन, ये तीसरा डोमेन सिस्टम बना दिया, यूकैरिया बोला। और यूकैरिया में क्या आ जाता है हमारे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ये किसने दिया है, कार्लवुस ने दिया है। अब इनने कहा कि जो आर्के है, मतलब ये वाली डोमेन जो है, और यूकैरिया वाला जो डोमेन है, ये सिस्टर डोमेन्स है। क्यों है, इसके आगे देखेंगे हम, क्योंकि जो आर्के, इस ग्रुप के बैक्टीरियाज में जो फीचर्स है ना, वो हमारे यूकैरियोट्स में मिलते हैं, यूकैरियोट्स में मिलते हैं, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। यूकैरियोट के फीचर्स ना इस आर्के, ये क्या है, प्रोकैरियोट है। ठीक है, मोनेरा में क्या आ रहे थे, प्रोकैरियोट थे सारे, लेकिन इस प्रोकैरियोट में ना एक टाइप का प्रोकैरियोट है आर्के ग्रुप का। ये आर्के ग्रुप के बैक्टीरिया के पास क्या मिल रहे हैं, हिस्टोन्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हिस्टोन्स मिल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम दिख रहा है हमें। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो हैं जो हमें जनरली किसमें दिखता है, यूकैरियोट्स में। तो इसीलिए कहा गया कि जो आर्के है और यूकैरिया है वो क्या है, सिस्टर डोमेन्स है। ये याद रखना है कि ये दोनों जो है वो मोनेरा किंगडम के थे।
ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर्के और बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में डाला है, लेकिन इन्होंने अलग, पढ़ते हम इसी को है, लेकिन ये आपको जानना है कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज है आर्के और यूकैरिया, ये यूकैरियोट्स में, और इस प्रोकैरियोट के सेल में ऐसा क्या सिमिलैरिटी है कि इसको सिस्टर डोमेन बोला हमारे कार्ल ब्रूच ने। अब इन तीनों डोमेन में क्या डिफरेंसेस थी, और आर्के और यूकैरिया को, मतलब ये वाला जो डोमेन था और ये वाले डोमेन को क्यों सिस्टर डोमेन बोला था वो देख लेते हैं। ठीक है, जनरली तो बैक्टीरिया और आर्के जो है ये क्या है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज है, जो कौन से किंगडम के थे, मोनेरा किंगडम के थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलो या 3 डोमेन सिस्टम बोलो, इस सिस्टम में मोनेरा किंगडम को इन्हें अलग कर दिया, मोनेरा किंगडम को डिवाइड कर, मतलब कैटेगराइज कर दिया इन्हें, इसमें बैक्टीरिया और आर्के में। बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, मतलब ट्रू प्रोकैरियोट्स वाले सारे फीचर्स होंगे इस बैक्टीरिया में, और आर्के में ना कुछ कुछ फीचर्स इसके यूकैरियोट्स जैसे होंगे। ठीक है, देख लेते हैं सेल टाइप क्या होगा, बैक्टीरिया तो ये भी प्रोकैरियोट्स, ये भी प्रोकैरियोट्स, और यूकैरिया में क्या हो गए, यूकैरियोट्स। सेल वॉल जो इसके है, जनरली बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या होना चाहिए, नैग नैम। अभी हमने देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा में नैग और नैम था, तो इसमें भी आर्के में भी नैग और नैम होना चाहिए था, लेकिन इसके पास सिर्फ नैग है। ठीक है, नैम नहीं है, एनासिटाइल म्यूरामिक एसिड नहीं है। तो नैग किसके पास हमने देखा था, फंगस के पास देखा था, और फंगस क्या है, एक यूकैरियोट है, तो एक फीचर दिख गया इसमें अपने यूकैरियोट जैसे। दूसरा आ गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब प्रोकैरियोट से तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं है, और यूकैरियोट से तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसका, मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है इसका। लेकिन अब बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट से तो हिस्टोन्स नहीं होने चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होनी चाहिए, तो बैक्टीरिया में तो नहीं है, मतलब यू बैक्टीरिया वाले क्लास में तो नहीं है। लेकिन आर्के वाला जो ग्रुप है इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो किस जैसे सिमिलर है, हमारे यूकैरियोट्स के जैसे। ये एक फीचर हो गया, देखो एक ये फीचर हो गया, एक ये फीचर हो गया, हमारे यूकैरियोट्स जैसा है जो कि हमारा आर्के के साथ है। अब हिस्टोन्स है तो न्यूक्लियोसोम तो रहेगा ही। ठीक है, जैसे इसमें अब हिस्टोन एब्सेंट थे, न्यूक्लियोसोम का क्या काम, और यहाँ पे हिस्टोन है तो न्यूक्लियोसोम भी है, और यहाँ पे भी हिस्टोन है तो न्यूक्लियोसोम भी है। हिस्टोन और न्यूक्लियोसोम क्या होता है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन जैसे बॉल जैसे स्ट्रक्चर होता है, डीएनए इतना लंबा होता है ना, तो डीएनए को ऐसे रैप किया हुआ स्ट्रक्चर है, तो ऐसे बहुत सारे हिस्टोन्स और हिस्टोन प्रोटीन, और जब डीएनए एक साथ आते हैं ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो जब हिस्टोन है तो न्यूक्लियोसोम तो रहेगा, क्योंकि हिस्टोन का काम है डीएनए को रैप करना। अब यहाँ पे भी रैप कर लिया है, यहाँ पे भी रैप कर लिया है, तो इसमें भी न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है, इसमें भी न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली हमने कैसा पढ़ा था कि बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है, हमने सेल वाले टॉपिक में देखा था। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो यू बैक्टीरिया का में तो है बाइलेयर, और यू अपना जो यूकैरियोट्स है यूकैरियोट्स में जो है इसमें भी ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है। बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर देखा था हमने कि ये हो गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और ये हमारा लिपिड ग्रुप हो गया, और ऐसे ही नीचे भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसा दिखता है किसमें, बैक्टीरिया में और यूकैरियोट्स में। ठीक है, मोनोलेयर में क्या होता है ना, आर्के में अलग है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐसा है, नीचे भी है, लेकिन इसका जो लिपिड है वो एक ही लेयर का है। ठीक है, कोई डिवीजन नहीं, यहाँ पे फ्लूइडिटी थोड़ी कम होती होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें मोनोलेयर है। मोनोलेयर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला लेयर है, ये ऐसा दिखता है मोनोलेयर। अब इसमें आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो डीएनए से आरएनए बनाती है। जैसे हम इसको बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे, लेकिन हमने सेल वाले टॉपिक में देखा था कि जब डीएनए से आरएनए बनता है, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, आरएनए पॉलीमरेज। अभी हम लिखेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज हम में, मतलब यूकैरियोट्स में कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, आरएनएपी 1, 2, 3 ऐसे। और आरएनए पॉलीमरेज, आरएनएपी जो बैक्टीरिया में होता है मोनेरा किंगडम में, ये इसमें भी एक टाइप का है, इसमें भी एक टाइप का है। ठीक है, और 16S राइबोसोमल जीन सीक्वेंस। अब हमने देखा था कि जो राइबोसोम है वो 2 यूनिट से बना है, ये भी हमने सेल वाला टॉपिक में देखा था। जो राइबोसोम है वो 2 यूनिट से बना है, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट। तो जो स्मॉलर यूनिट अपना प्रोकैरियोट्स का होता है ना,
स्मॉलर यूनिट जो होता है इसका, जो 30s वाला यूनिट है, ये किससे बना होता है? 16s राइबोसोमल यूनिट से। अब 16s जो है वो खुद किससे बना है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन से बना है ये, है ना। हमारा राइबोसोम किससे बनता है? आरआरएनए और प्रोटीन से बनता है। तो स्मॉलर यूनिट है, एक तो लार्जर यूनिट, एक स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट में 16s राइबोसोमल जो यूनिट है, आरएनए जो है, अब आरएनए है मतलब इसकी कुछ ऐसी सीक्वेंस होगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ कोडॉन्स होंगे, इसकी सीक्वेंस अलग है, इसकी सीक्वेंस अलग है, जबकि दोनों प्रोकैरियोट्स है। इसीलिए कार्लोस ने क्या किया, इनको दो अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया, और इसमें तो 16s है ही नहीं, इसके स्मॉलर यूनिट में 18s होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस की वजह से इनमें काफी सिमिलैरिटीज दिख जाती है हमें, इसीलिए हम कहते हैं कि आरके ग्रुप जो है, डोमेन जो है, और यूकैरिया जो डोमेन है, ये दोनों सिस्टर डोमेन्स है। आरएनए पॉलीमरेज की बात हम कर रहे थे, वो क्या था? डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उसमें एक एंजाइम की जरूरत लगती है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो यही था आरएनए पॉलीमरेज, जो यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया में एक टाइप का था, और यूकैरिया जो कि यूकैरियोट्स होते हैं उनमें 3 टाइप का होता है, ठीक है। अब फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो आरएच विटेकर के हिसाब से कैसा और कार्लोस के हिसाब से कैसा है वो देख लेते हैं। इनने क्या कहा था कि मोनेरा किंगडम, उसके बाद प्रोटिस्टा किंगडम, और प्रोटिस्टा किंगडम में मतलब 3 टाइप के होते हैं, जो हमने डायनोफ्लैजिलेट्स की बात की थी, यूग्लेना की बात की थी, और हमारे प्रोटोजोअन्स की बात की थी ना। तो ये सब इवॉल्व, ये सब किस किंगडम में आ रहे थे? हमारे प्रोटिस्टा में, ठीक है। इन्हीं से इवॉल्व हुए हमारे फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स। ये कौन, किसने कहा था? आरएच विटेकर ने, ठीक है। बैक्टीरियाज है, जो बैक्टीरिया की ग्रुप थी प्रोकैरियोट्स की, इससे इवॉल्व होके ये यूनिसेल्युलर थी, और ये प्रोकैरियोट्स थी, इससे इवॉल्व होके ये यूकैरियोट्स बन गए, पर यूनिसेल्युलर थे। उसके बाद इससे इवॉल्व हुए यूकैरियोट्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बने। ये क्या था? हमारे आरएच विटेकर ने। कार्लोस ने क्या कहा था कि सबसे प्रिमिटिव जो सेल थी ना, वो कोई मोनेरा नहीं थी, वो एक प्रोजीनोड सेल थी, ठीक है। प्रोजीनोड सेल एक ऐसी सेल थी जिसकी जेनेटिक मशीनरी बहुत ही बेकार है, ठीक है, हैड अ पुअरली डेवलप्ड जेनेटिक मशीनरी। अब इसके बाद इवॉल्व हुआ हमारा, इसके बाद आए हमारे जो यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया और यूकैरिया, ये डोमेन्स आए इसमें से। इनका कहना था कि एक पुरानी सेल थी, उसके बाद बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया आए, उसके बाद यूकैरिया आए, ऐसे इनका कहना था, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन्होंने दोनों के अलग अलग है, लेकिन हम पढ़ते इसी को है, आरएच विटेकर को पढ़ेंगे हम, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंसेस पता होनी थी। अब ये सिस्टम के वजह से, मतलब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पहले जो भी किंगडम्स थे, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन तक, उनके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। अब ड्रॉबैक्स में ना, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि जो क्लेमिडोमोनास है वो प्रोटिस्टा है, ठीक है। ये देख लेते हैं पहले हम क्या लिखा है। ड्रॉबैक्स टिल द 4 किंगडम। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आई थी तो क्या किया था इन्होंने कि जो क्लेमिडोमोनास है और जो स्पाइरोगायरा है, इनके पास, दोनों के पास सेल वॉल था, ठीक है, सेल वॉल था, इसीलिए इन्हें किसमें डाल दिया? इसको प्लांट किंगडम में डाल दिया था, भले वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है ड्रॉबैक में, ये वाले चैप्टर में ड्रॉबैक में क्या कह रहा है कि जो क्लेमिडोमोनास है, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है और यूकैरियोट्स है, तो इसको जनरली किसमें जाना चाहिए? प्रोटिस्टा में, और ये है भी प्रोटिस्टा ही, ठीक है। लेकिन जब आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि एल्गे में क्लेमिडोमोनास को डाला है, एक ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप में डाल दिया हमारे क्लेमिडोमोनास को, ठीक है। और इस चैप्टर में बोला गया है कि जो क्लेमिडोमोनास है ये प्रोटिस्टा है, ठीक है। तो जो यूनिसेल्युलर है, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगी। यूनिसेल्युलर जो है वो क्लेमिडोमोनास थी, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो स्पाइरोगायरा थी, इन दोनों के पास सेल वॉल थी, इसलिए इनको किसमें डाल दिया था? प्लांट किंगडम में। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, इसने इसको डाल दिया क्लेमिडोमोनास जो कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट था, उसको डाल दिया हमारे प्रोटिस्टा किंगडम में, और मल्टीसेल्युलर स्पाइरोगायरा को डाल दिया हमारे प्लांट किंगडम में, भले दोनों के पास सेल वॉल हो तो भी, ठीक है। ये पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि जो क्लेमिडोमोनास है वो यूनिसेल्युलर है, क्लोरेला जो है वो यूनिसेल्युलर है, ठीक है।
यूनिसेल्युलर भी है, यूकैरियोट्स भी है, सेल वॉल है, तो इसलिए इसको किस में डाल दिया था पहले, सेल वॉल के बेसिस पे प्लांट्स में डाल दिया था। जबकि ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, यूनिसेल्युलर है। वैसे ही जो पैरामेशियम है और जो अमीबा है ये भी यूनिसेल्युलर थे और यूकैरियोट्स थे और सेल वॉल नहीं था। अब सेल वॉल नहीं था इसलिए किस बेसिस पे, इस बेसिस पे किस में डाल दिया इन्होंने, एनिमल्स के किंगडम में डाल दिया। लेकिन ये किस किंगडम का ड्रॉबैक था, टिल द फोर्थ किंगडम। जैसे फिफ्थ किंगडम आया ना तो क्लेमिडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा इन सबको डाल दिया किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो इस चैप्टर में बोला गया है कि जो क्लेमिडोमोनास है वो प्रोटिस्टा के अंडर आता है, लेकिन प्लांट किंगडम में हम इसको एल्गे में पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जो पैरामेशियम है तो इनको किस बेसिस पे डाल दिया, क्योंकि ये सब चारों यूनिसेल्युलर है, ये चारों यूकैरियोट्स है, इसीलिए इसको डाल दिया किंगडम प्रोटिस्टा में। एग्जाम में क्या करना है ना, जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके बीच में अगर डिफरेंसेस पूछी जा रही है तो आपको वैसे आंसर्स मार्क करने हैं जो प्लांट किंगडम की तरफ आंसर मैच कर रहा होगा, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि इवोल्यूशन की बात हो रही है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, ये जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना तो उसमें देखेंगे हम कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसके लिए। लेकिन ये याद रखना है, मतलब टेक्स्ट बुक रीड करते टाइम कंफ्यूज नहीं होना है कि जो क्लेमिडोमोनास है यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि प्रोटिस्टा है और प्लांट किंगडम में इसी को हम एल्गे में पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आएंगे हम बाद में सॉल्व करेंगे, तब हम देख लेंगे कि कब हमें प्लांट किंगडम के हिसाब से आंसर्स मार्क करनी है और कब हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मार्क करनी है। लेकिन अभी के लिए ये याद रखो, ठीक है। जनरली तो इसको प्रोटिस्टा ही होना चाहिए अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम बेसिस पे ले रहे हैं तो, लेकिन पर हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं इसको, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसके बाद तीसरा ड्रॉबैक क्या था कि जो फंगस है और प्लांट्स है उनको एक किंगडम में डाल दिया था। 4 किंगडम में तो प्लांटे में ही हमारा फंजाई भी आ रहा था ना। फंजाई जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है, ठीक है। प्लांटे जो होता है वो खुद का खाना बनाता है, ऑटोट्रॉपिक होता है ये, ठीक है। फंगस का जो सेल वॉल होता है वो चिटिन से बना होता है। चिटिन मतलब ये नैग, एनासिडाइल ग्लूकोसामाइन जो है इसके पॉलीमर के चेन से बना है ये। और प्लांटे में किससे बना है, नैग और नैम दोनों से बना है सेल वॉल इसका। तो और कैसा है ये, सेल्यूलोजिक है, सेल्यूलोज से बना है, ठीक है। तो ये होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट था ये। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो हर एक किंगडम है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब हम लोग एक एक डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।